आज हम लोग TGT 2001 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस साल आने की संभावना है उन पर भी चर्चा करते चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। पहला प्रश्न है, ऑप्शन ए है। पहला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। ऑप्शन ए है डिंगल, बी अपभ्रंश, सी अवहट और डी है संध्या भाषा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। फिर दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है आरसी वाद, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है आरसी बाद, तीसरा ऑप्शन है आशीर्वाद और चौथा ऑप्शन है आशीर्वाद। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो आशीर्वाद को ये लिखा जाता है। ठीक है ना, आशीर्वाद। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रश्न 3 है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? द्विवेदी युग का कवि पूछ रहा है, इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा है सोहन लाल द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी और चौथा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? द्विवेदी युग का कौन सा कवि नहीं है? ठीक है, तो इसमें सोहन लाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि माने जाते हैं, ये राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। बाकी अयोध्या सिंह उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त ये द्विवेदी युग के कवि हैं। फिर अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, त्यागपत्र। चौथा प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। ये महत्वपूर्ण रचना है। त्यागपत्र इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है यशपाल, दूसरा भगवती चरण वर्मा, तीसरा वृंदावन लाल वर्मा और चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। तो इनमें से सही क्या हो जाएगा? त्यागपत्र किसकी रचना है? त्यागपत्र के लेखक जैनेन्द्र माने जाते हैं। जैनेन्द्र का प्रमुख उपन्यास है त्यागपत्र। ठीक है ना, इसकी रचना 1937 ईस्वी में होती है। जैनेन्द्र ने 1937 ईस्वी में त्यागपत्र की रचना की है। इनके अन्य उपन्यास भी देख लेते हैं, जैसे परख है, सुनीता है, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। ठीक है, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत,
जयवर्धन। ठीक है, ये इनके अन्य उपन्यास हैं, ये भी पूछे जाते हैं। इनके परख, सुनीता त्यागपत्र, कल्याणी, ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? पहला ऑप्शन है इंशाअल्लाह खां, दूसरा सदल मिश्र, तीसरा राजा लक्ष्मण सिंह और चौथा है सदा सुख लाल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? प्रश्न है, हिंदी के अध्यापक कौन थे? इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह या सदा सुख लाल? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सदल मिश्र। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सदल मिश्र है। ठीक है ना। और दो लोग थे, दो लोगों को नियुक्त किया गया था। पहले हैं लल्लू लाल, लल्लू लाल, और दूसरे सदल मिश्र, सदल मिश्र। इन दोनों लोगों को फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी का अध्यापक नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। फिर अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, झुनिया धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? ये महत्वपूर्ण पात्र है। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? पहला गबन, दूसरा गोदान, तीसरा कर्मभूमि और चौथा है प्रेम आश्रम। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये गोदान के पात्र हैं। ठीक है ना, गोदान। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। धनिया और झुनिया ये गोदान के पात्र हैं। इसके अन्य पात्र भी देख लेते हैं। गोदान प्रेमचंद्र का प्रमुख उपन्यास है और इसके पात्र देख लेते हैं। होरी है, होरी, और इसकी पत्नी रहती है धनिया, और इसका पुत्र रहता है गोबर, और इसकी एक पुत्री रहती है रूपा, और फिर इसकी एक बहन रहती है, यानी गोबर, रूपा और सोना। ये इनके 3 पुत्र हैं। ठीक है ना। अब गोबर की जो पत्नी रहती है उसी का नाम रहता है झुनिया, और झुनिया के पिता का नाम रहता है भोला, भोला महतो। ये हो गए। इसके बाद गांव में रहते हैं अन्य पात्र भी रहते हैं, जैसे पंडित जी रहते हैं दाता दीन, दाता दीन, और इनके पुत्र का नाम है माता दीन, माता दीन। और ये माता दीन जो है ये सिलिया चमारी रहती है उससे प्रेम करते हैं और उसको अपने पास रखते हैं। ठीक है। फिर ये देख लेते हैं गांव के जो जमींदार रहते हैं उनका नाम रहता है राय साहब, राय साहब। अब राय साहब के जो मित्र रहते हैं, शहरी मित्र रहते हैं, उनमें सबसे पहले रहते हैं मेहता रहते हैं, मेहता की प्रेमिका रहती है मालती। इसके बाद मिस्टर खन्ना रहते हैं, मिस्टर खन्ना, खन्ना की पत्नी गोविंदी। इसके बाद और पात्र भी हैं, जैसे तंखा है,
मिर्जा है। तो ये हो गए प्रमुख पात्र, ये भी पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? पढ़ा लिखा पूछ रहा कि पढ़ा लिखा कौन था। ऑप्शन है, पहला दादू दयाल, दूसरा रैदास, तीसरा कबीरदास और चौथा सुंदरदास। पूछ रहा है निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था। कबीरदास तो लिखते हैं, मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, ये तो अनपढ़ है ही, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गए। अब देख लेते हैं बचे 3 लोग। तो सुंदरदास जो थे ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत कवि थे। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सुंदरदास। निम्नलिखित संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था? सुंदरदास है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 8वां। आठवां प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार है। भक्तमाल काफी बार पूछी जाती है, पूछी जा रही है और लगातार पूछी जाएगी, तो भक्तमाल याद कर लीजिए। भक्तमाल के रचनाकार है, पहला रैदास, दूसरा नाभादास, तीसरा धर्मदास या चौथा जीवादास। तो किसकी रचना है? भक्तमाल नाभादास की रचना है। ठीक है ना, नाभादास। इनकी 2 रचनाएं हैं, भक्तमाल और अष्टयाम, दोनों पूछी जाती हैं। भक्तमाल और अष्टयाम, ये दोनों रचना पूछी जाती हैं। फिर अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है, क्या नाम है? पहला ऑप्शन है भारत मित्र, दूसरा प्रजामित्र, तीसरा शिव सागर की चिट्ठियां या शिव शंभू के चिट्ठे, चौथा ऑप्शन है। तो बाल मुकुंद गुप्त का निबंध कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, ये काफी चर्चित निबंध है, शिव शंभू के चिट्ठे। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो शिव शंभू के चिट्ठे। फिर अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? पहला सर्ग, दूसरा कांड, तीसरा खंड या चौथा अंक। पद्मावत के अनुच्छेदों को क्या कहा जाता है? सर्ग, कांड, खंड या अंक। तो पद्मावत के अनुच्छेदों को क्या कहा जाता है? खंड कहा जाता है। ठीक है, तो तीसरा सही हो जाएगा। जैसे नागमती वियोग खंड, नागमती वियोग खंड, ये इसका महत्वपूर्ण खंड है। ठीक है, नागमती वियोग खंड, तो खंड है, इसके अनुच्छेदों को खंड नाम दिया गया है। ठीक है, अब जायसी की ये रचना है, किसकी रचना है ये भी देख लेते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, अखरावट, इसके बाद आखिरी कलाम, आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, चित्ररेखा। ठीक है ना, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा है। एक और है कहरनामा, कहरनामा और मसलनामा,
मसलनामा, एक है कन्हावत। ये अन्य इनकी रचनाएं हैं, ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 11 है, 11वां प्रश्न है, अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्मतिथि नहीं मनाई गई है? अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्मतिथि नहीं मनाई गई है? ऑप्शन है, पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से किसकी जन्मतिथि नहीं मनाई गई है? शुक्ल जी की मनाई जा चुकी है, भारतेंदु की मनाई जा चुकी है, जयशंकर प्रसाद की मनाई जा चुकी है, रामधारी सिंह दिनकर इनकी जन्मतिथि नहीं मनाई गई है, ठीक है ना। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है, पूछ रहा है। ऑप्शन है, कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारुचंद्र लेख और तितली। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम तो है, ध्रुव स्वामिनी भी है, चारुचंद्र लेख ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है ना। तो उत्तर तीसरा सही हो जाएगा। ये तितली क्या है? प्रसाद का उपन्यास है, ठीक है ना। कंकाल तितली इरावती ये उपन्यास है, ध्रुव स्वामिनी नाटक है इनका, कानन कुसुम कविता काव्य है, ठीक है ना। और चारुचंद्र लेख जो है ये हजारी प्रसाद की रचना है, उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के और भी उपन्यास है, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा ये भी महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका, ठीक है ना। एक पुनर्नवा है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? ये तो सबको पता होगा है। तो कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं, पहला सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास या चौथे हैं तुलसीदास। तो कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? ये तो सबको पता है, तुलसीदास की रचना है, ठीक है ना। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। और तुलसीदास, सूरदास की सूर सागर है, सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी ये सूरदास की रचनाएं हैं। मीराबाई की, नरोत्तम दास की एक सुदामा चरित काफी पूछी जाती है, सुदामा चरित। तुलसीदास की रचना तो सबको पता है, रामचरित मानस, रामचरित मानस, रामचरित मानस इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है ना। इसके बाद है कवितावली है, गीतावली है, कवितावली, गीतावली भी है, रामलला नहछू आदि रचनाएं हैं, कई हैं। फिर अगला प्रश्न है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। प्रश्न है,
नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो विशेषता गलत है उसे चुनिए। पहला ऑप्शन है भाषा परिवर्तनशील होती, गलत चुनना है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान देना है, गलत विशेषता को ध्यान देना है। भाषा परिवर्तनशील होती, ये तो सही है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, और चौथा ऑप्शन है भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इनमें कौन सा सही है, देख लेते हैं। भाषा परिवर्तनशील होती है, ये तो सही है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये गलत है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती, तो यही वाला सही हो जाएगा, बाकी ये सारी सही है। भाषा पैतृक ना होकर पैतृक संपत्ति नहीं होती है, बल्कि सामाजिक संपत्ति होती है, ठीक है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, तो ये सारे सही है। केवल एक गलत है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। जुगुप्सा स्थायी भाव होता है, किसका स्थायी भाव है? जुगुप्सा स्थायी भाव होता है, पहला वीर रस का, दूसरा रौद्र रस का, तीसरा अद्भुत रस का, और चौथा है बीभत्स रस का। तो किसका है जुगुप्सा, किसका स्थायी भाव होता है? फिर से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वीर रस, दूसरा रौद्र रस, तीसरा अद्भुत रस, चौथा बीभत्स रस। तो जुगुप्सा किसका होता है? बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। वीर रस का क्या होता है? वीर रस का उत्साह होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र यानी क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। फिर अद्भुत रस का क्या होता है? आश्चर्य, ठीक है ना, आश्चर्य होता है अद्भुत रस का, आश्चर्य। तो ये भी साथ में देख लेते हैं। फिर अगला प्रश्न है, टकसाली भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं, टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को, दूसरा है ग्रामीण भाषा को, तीसरा है परिनिष्ठित भाषा को, या चौथा है कृत्रिम भाषा को। टकसाली भाषा किसे कहा जाता है? जो संस्कृत निष्ठ होती है उसे टकसाली भाषा कहा जाता है, ठीक है ना। संस्कृत निष्ठ भाषा यानी हिंदी भाषा जो है संस्कृत निष्ठ है, तो इसे टकसाली भाषा कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है धीरेन्द्र वर्मा, दूसरा संपूर्णानंद, तीसरा आचार्य नरेंद्र देव, और चौथे हैं इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो समिति 1947 में बनाई गई थी उसके देवनागरी लिपि सुधार समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? आचार्य नरेंद्र देव है, ठीक है ना। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष रहते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, ये 18वां प्रश्न है। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है
ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश या ग्रामीण प्राकृत, और चौथा ऑप्शन है परिनिष्ठित प्राकृत। तो अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है किस, कौन सा सही हो जाएगा? अवहट्ट से तात्पर्य ग्रामीण अपभ्रंश से होता है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रामीण अपभ्रंश। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है। उन्नीसवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। पहला है संस्कृत भाषा में, दूसरा जर्मन भाषा में, तीसरा फ्रेंच भाषा में, और चौथा है अंग्रेजी भाषा में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था वह किस भाषा में है? संस्कृत भाषा, जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा या अंग्रेजी भाषा में? तो हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ है वह हिंदी भाषा में ना लिखा जाकर फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो फ्रेंच भाषा में किसने लिखा था? गारसा द तासी ने। नहीं, गारसा द तासी ने लिखा था, ठीक है ना। फ्रेंच भाषा में किसने लिखा? गारसा द तासी ने। और इनके पहले इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी, ये इतिहास ग्रंथ लिखा था, ठीक है ना। ये भी पूछा जाता है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन है? तो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी है। अगर पूछता है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन है, इतिहासकार कौन है, तो गारसा द तासी है। और यदि पूछता है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, ठीक है ना। एक प्रश्न से 3 प्रश्न बन रहे हैं, गारसा द तासी के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि है। यानी उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता है? उदंत मार्तंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है, ये भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखना। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा कलकत्ता, और चौथा है बनारस। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? हिंदी का जो पहला पत्र है वह कहाँ से प्रकाशित होता है? कलकत्ता से प्रकाशित होता है, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कलकत्ता से हुआ था, ठीक है। हिंदी का जो पहला पत्र है कहाँ से प्रकाशित होता है? कलकत्ता से प्रकाशित होता है। और एक प्रश्न बनता है कि कब प्रकाशित हुआ? तो 1826 ईस्वी में यह प्रकाशित होता ना, इसका सन भी पूछ लिया जाता है। 1826 ईस्वी में यह प्रकाशित होता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं। राजा द्वय के नाम से किसे जाना जाता है? 2 लोग हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। दूसरा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। तीसरा ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? आधुनिक हिंदी में इतिहास राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं। तो 2 लोग कौन हैं?
राजा लक्ष्मण सिंह है और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये दो लोग हैं, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। 22वां प्रश्न है, अनाम दास का पोथा के रचनाकार हैं, उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है ना, 22वां प्रश्न है, अनाम दास का पोथा किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा भगवती चरण वर्मा, तीसरा अमृतलाल नागर और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। अनाम दास का पोथा किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है ना, इनके अन्य उपन्यास भी देख लेते हैं, भी पूछा जाता है। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है ना, पुनर्नवा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये तो है ही, ये पूछा ही है, अनाम दास का पोथा। ठीक है ना, और वृंदालाल वर्मा का है वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, ये हायर के सिलेबस में रखा गया है, शायद रखा भी होगा। ये है, ठीक है, वयम रक्षामः, इतना मोटा उपन्यास है। वयम रक्षामः, ये हायर के सिलेबस में भी लिखा गया है। फिर है भगवती चरण वर्मा, इनका एक उपन्यास है चित्रलेखा, चित्रलेखा महत्वपूर्ण है। अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो हो ही गया है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न है, 23वां प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1903 में, 1907 ईस्वी में या 1909 ईस्वी में। फिर से देख लेते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। कब किया गया था, 1903 ईस्वी में, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1903 ईस्वी में इसका ये संपादक बने थे। ठीक है ना, सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं। फिर इनके बाद अगला प्रश्न है, 24वां प्रश्न देख लेते हैं। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। नीला चांद महत्वपूर्ण उपन्यास है, ठीक है ना, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नीला चांद, ये भी हायर के सिलेबस में रखा गया है, ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं। ये है शिव प्रसाद सिंह का नीला उपन्यास, ठीक है ना, ये है, इससे भी पूछा जाता है हायर के सिलेबस में, तो इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। हायर के एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाएगा जरूर से जरूर, तो इम्पॉर्टेंट रचना है। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है रांगे राघव, दूसरा सुरेंद्र वर्मा, तीसरा शैलेश मटियानी, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो नीला चांद किसकी रचना है, शिव प्रसाद सिंह की रचना, ठीक है ना, इसमें कोई है नहीं, तो इनमें से
कोई नहीं हो जाएगा। शिव प्रसाद सिंह का है, ठीक है ना। इसकी रचना किसने की? शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, शिव प्रसाद सिंह का महत्वपूर्ण उपन्यास है, ठीक है ना। नीला चांद। इनके अन्य उपन्यास में जैसे अलग अलग बैताड़ी है, गली आगे मूर्ति है, रांगे राघव का घर, सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए, इनका उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण उपन्यास है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? 25वां प्रश्न है। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि है? पहला प्रगतिवाद, दूसरा है प्रयोगवाद, तीसरा है अकविता और चौथा है समकालीन कविता। तो नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नागार्जुन प्रगतिवाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और नागार्जुन को बाबा के नाम से भी जाना जाता है, बाबा वैद्यनाथ इनका नाम है, ठीक है ना। एक प्रश्न और पूछा जाता है, इनका क्या नाम रहता है? वैद्यनाथ, ठीक है, वैद्यनाथ इनका नाम रहता है, वैद्यनाथ मिश्र। ये यात्री के नाम से भी लिखा करते थे। और भी देख लेते हैं, ये यात्री के नाम से भी लिखा करते थे। तो बाबा इनका नाम है और वैद्यनाथ यात्री के नाम से भी लिखा करते हैं। इनकी रचना देख लेते हैं। युग धारा सतरंगे पंखों वाली, ये रचना भी देख लेते हैं। युग धारा सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, ठीक है। युगधारा सतरंगे, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, भस्मांकुर, बलचनामा है, कई उपन्यास हैं। इसके बाद है नई पौध है, बाबा बटेश्वर नाथ है, दुख मोचन है, कुंभक पार, हीरक जयंती, जमनिया के बाबा, इनके सब ये उपन्यास भी हैं, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंहद्वार शब्द में समास है, सिंहद्वार शब्द में समास है, 26वां प्रश्न है। सिंहद्वार शब्द में समास है, कौन सा है? पहला तत्पुरुष, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा कर्मधारय, चौथा इनमें से कोई नहीं। सिंहद्वार में समास है, यानी सिंह का द्वार, सिंह द्वार यानी सिंह का द्वार, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। तत्पुरुष समास, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार है। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? अपनी केवल धार किसकी रचना है? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, फिर दूसरा केदारनाथ सिंह, तीसरा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और चौथे हैं अरुण कमल, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या अरुण कमल। तो किसकी रचना है? अपनी केवल धार, अरुण कमल, अपनी केवल धार। और इनकी अन्य रचनाएं हैं सबूत नए इलाके में, ठीक है ना। अपनी केवल धार, नए इलाके में, इन्हीं की रचना है। केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा नींद के बादल है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है युग की गंगा नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फिर अगला प्रश्न है, राहुल संक्रत्यायन की आत्मकथा का नाम है।
अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है। 28वां प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा क्या नाम है? मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं, चौथा है। ठीक है ना। तो राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का क्या नाम है? राहुल सांकृत्यायन मेरी जीवन यात्रा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है, मेरी जीवन यात्रा। इसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन, बच्चन जी की आत्मकथा भी काफी महत्वपूर्ण है। ये 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, इनका जो एक और है 10 द्वार का सोपान क्या है करके है। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। प्रेमचंद की मृत्यु पूछ रहा है, कब हुई थी? अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। 29वां प्रश्न है, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? पहला है 1933, दूसरा 1934, तीसरा 1935, चौथा 1936। तो प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। ठीक है ना, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रेमचंद से एक प्रश्न और पूछा जाता है, इनके बचपन का नाम क्या रहता है? तो धनपत राय इनके बचपन का नाम रहता है। ठीक है ना, इनका नाम क्या रहता है? धनपत राय। और ये उर्दू भाषा में नवाब राय के नाम से लिखा करते हैं। नवाब राय, नवाब राय के नाम से ये उर्दू भाषा में लिखा करते थे। ठीक है ना। और इनके उपन्यास तो सबको पता ही होगा, सेवा सदन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, मंगल सूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है ना, मंगल सूत्र ये अधूरा उपन्यास है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, गोदान इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है ना, तो ये उनके उपन्यास भी देख लेते हैं साथ साथ में, इनसे भी पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। फिर से देख लेते हैं, अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल में अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले कौन थे? ऑप्शन है ईला चंद्र जोशी, दूसरा भगवती चरण वर्मा, तीसरा अज्ञे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा ने केवल 3 कहानियां लिखी हैं और इसके माध्यम, इन 3 कहानियों के माध्यम से ये हिंदी कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान बना लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो मेन कहानी है, उसने कहा था, उसने कहा था, ये प्रमुख कहानी है। फिर है सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, और इसके बाद है बुद्धू का कांटा,
बुद्धू का कांटा। ये सिर्फ 3 कहानियों की रचना करके ये हिंदी कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान बना लेते हैं, ठीक है ना। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। अब इसका सन भी कभी कभी पूछ लेता है। उसने कहा था 1915 ईस्वी में आती है, ठीक है ना। अभी पूछा गया था उसने कहा था का समय, तो 1915 में उसने कहा था आई थी। और इसके बाद सुखमय जीवन जो है 1911 में आई थी। 1911 ईस्वी में सुखमय जीवन आई थी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस कथा काव्य धारा में देखने को मिलती है, उस धारा को क्या कहते हैं? पहला प्रगतिवाद, दूसरा प्रयोगवाद, तीसरा जनवाद और चौथा है अकविता। ये तो सबको पता होगा। मार्क्सवादी चेतना किस काव्य धारा में मिलती है? तो मार्क्सवादी चेतना, फिर से प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है, उस काव्य धारा को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रगतिवाद। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। प्रगतिवाद में मार्क्सवादी चेतना देखने को मिलती है। और मार्क्सवादी चेतना जो है ये कार्ल मार्क्स की चेतना है, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स का दर्शन है, कार्ल मार्क्स का दर्शन है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में प्रसिद्ध? भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में कौन सी प्रसिद्ध है? पहला रश्मिरथी, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा उर्वशी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दिनकर की किस कृति में भीष्म पितामह एवं धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद का चित्रण किसमें मिलता है? तो कुरुक्षेत्र में मिलता है, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, सांधेनी, ये सब इनके हैं, ठीक है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? ललित निबंधकार कौन सा नहीं है? ललित निबंधकार पूछ रहा है कौन सा नहीं है? पहला रामविलास शर्मा, दूसरा कुबेर नाथ राय, तीसरा विद्यानिवास मिश्र, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? मार्क्सवादी है, ठीक है, रामविलास शर्मा है। ललित निबंधकार ये तीनों हैं, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा सही हो जाएगा? रामविलास शर्मा, मार्क्सवादी है ये। निम्नलिखित में से निबंधकार कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? तो रामविलास शर्मा नहीं है, ठीक है ना। और फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम था। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम था। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा राजेंद्र यादव, चौथा अमृत राय। तो हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या था? ये तो सबको पता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? प्रेमचंद्र थे, ठीक है ना। प्रेमचंद। प्रेमचंद के उपन्यास तो सबको रटे होंगे, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण है, ठीक है ना। गोदान इनका प्रमुख उपन्यास है, जो होरी और होरी किसान की इनके कृषक जीवन का चित्रण किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? दुष्यंत कुमार किसकी रचना के रचनाकार कौन है?
दुष्यंत कुमार की रचना पूछ रहा है। पहला है अपनी केवल धार, दूसरा खूंटियों पर टंगे लोग, तीसरा साय में धूप और चौथा है युग धारा। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार सिंह हैं? दुष्यंत कुमार सिंह की रचना कौन सी है? साय में धूप। साय में धूप, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। साय में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है। युगधारा नागार्जुन की रचना है। युगधारा जो है ये नागार्जुन की रचना, ये भी पूछी जाती है, ठीक है ना। अपनी केवल धार ये किसकी रचना है? और फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपनी केवल धार किसकी रचना है? कमेंट में बताइएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? नवगीत के उन्नायक कवि कौन है? पहला वीरेंद्र मिश्र, दूसरा दुष्यंत कुमार, तीसरा भवानी प्रसाद मिश्र, चौथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो निम्नलिखित में से नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कौन है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वीरेंद्र मिश्र, ठीक है ना। वीरेंद्र मिश्र नवगीत के प्रमुख उन्नायक माने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? आंचलिक उपन्यासकार किसे माना जाता है? पहला यशपाल, दूसरा जैनेन्द्र, तीसरा राही मासूम रजा या चौथा है अज्ञेय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार आंचलिक उपन्यासकार है? तो यशपाल है नहीं, जैनेन्द्र है नहीं, अज्ञेय है नहीं, तो राही मासूम रजा ये आंचलिक उपन्यासकार है। और इनका जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वह है आधा गांव। आधा गांव भारत पाक विभाजन पर आधारित है। भारत पाक विभाजन की त्रासदी का इसमें चित्रण किया गया है, ठीक है ना। भारत पाक विभाजन पर आधारित है। भारत पाक विभाजन पर 3-4 उपन्यास है जो पूछे जाते हैं। कौन कौन से? आधा गांव इनका है, राही मासूम रजा का। इसके बाद है तमस भीष्म साहनी का है। तमस भीष्म साहनी, भीष्म साहनी। इसके बाद झूठा सच है, झूठा सच यशपाल। और इसके बाद है कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर की रचना है, कमलेश्वर। तो ये चारों उपन्यास याद कर लीजिए, चारों भारत पाक विभाजन पर आधारित हैं, ठीक है ना। यशपाल का झूठा सच है, झूठा सच, ये 2 भागों में है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजी द्वारा जब्त कर ली गई थी? प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कौन सी कर ली गई थी? पहला कायाकल्प, दूसरा सोजे वतन, तीसरा निर्मला या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद की कौन सी कृति जब्त की गई थी? सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था, ठीक है ना। इसको इस पर सिडिशन का आरोप लगाकर अंग्रेजी सरकार ने इसे जब्त कर लिया था, ठीक है ना। और इनकी कहानियां भी कुछ कहानी भी देख लेते प्रेमचंद की जो पूछी जाती हैं, जैसे शतरंज के खिलाड़ी है, पंच परमेश्वर, आत्माराम, और बड़े घर की बेटी है, अलगोजा है, पूछ की रात है, कफन है, सुजान भगत है। ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। कफन है, कफन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। पूछ की रात है, पूछ की रात भी पूछी जाती है। और इसके बाद एक और कहानी है, कौन सी है? पंच परमेश्वर, ठीक है ना। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर उपन्यास तो देख चुके हैं। ये कहानियां भी पूछी जाती हैं।
कफन में घीसू, माधव और बुधिया, ये 3 लोग हैं। ये तीनों पात्र याद कर लीजिए, घीसू, माधव और बुधिया। इससे प्रश्न पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? फिर से देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? श्रृंगार रस किसमें है? खुमाण रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो या परमाल रासो? तो कौन सा रासो ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का चित्रण किया गया, श्रृंगार रस देखने को मिलता है? तो बीसल देव रासो में मूल रूप से श्रृंगार रस का चित्रण किया गया, ठीक है ना। और बीसल देव रासो जो है ये रचना किसकी है? नरपति नाल है, ठीक है ना, नरपति नाल की रचना है बीसल देव रासो। देख लेते हैं, दलपति विजय, दलपति विजय इनका है खुमाण रासो, पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई, चंदवरदाई की रचना है। बीसल देव रासो नरपति नाल। परमाल रासो जगनिक, ये भी देख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। ये भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। खुमाण रासो दलपति विजय का है, पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई का है, बीसल देव रासो नरपति नाल का है, जगनिक का परमाल रासो है, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है, भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? पहला ऑप्शन है रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा, तीसरा रीति सिद्ध काव्य धारा या चौथा आश्रयवादी काव्य धारा। भूषण किस काव्य धारा के कवि हैं? तो भूषण क्या है? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। रीति मुक्त में कौन है? पहले रीति सिद्ध देख लेते हैं, बिहारी, बिहारी ये रीति सिद्ध कवि हैं, ठीक है ना। और रीति मुक्त में कौन से आते हैं? घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, ये 4 लोग रीति मुक्त में आते हैं। द्विज देव भी आ जाते हैं, ठीक है ना, द्विज देव, लेकिन मुख्य रूप से घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। मोहन राकेश का नाटक पूछ रहा है ना, ठीक है। मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है, कौन सा है? जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। मोहन राकेश के नाटक कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो कौन सा है? लहरों के राजहंस, ये इनका नाटक है, ठीक है ना। जन्मेजय का नागयज्ञ ये जय शंकर प्रसाद का नाटक है, जय शंकर प्रसाद। अब देख लेते हैं, मोहन राकेश के द्वारा 3 नाटक लिखे गए हैं, कौन से हैं? मुख्य रूप से आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, ये भी महत्वपूर्ण नाटक है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। इसके बाद अगला है आधे अधूरे, आधे अधूरे, ये तीनों नाटक हैं, इनसे भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मोहन राकेश आ गए हैं, तो इन पे चर्चा कर लेते हैं। आषाढ़ का एक दिन से पात्र भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आषाढ़ के एक दिन में कालिदास, कालिदास के ऊपर लिखा गया है, कालिदास नायक है। इसके बाद विलोम, इसका विलोम है, प्रतिनायक है। इसके बाद मल्लिका है, मल्लिका, मल्लिका कालिदास की प्रेमिका है, जो विलोम से इसकी शादी होती है, और इसकी माँ रहती है अंबिका। इसके बाद मातुल है, दंतुल है, रंगड़ी संगड़ी है,
प्रियंगु मंजरी कालिदास की पत्नी है, प्रियंगु मंजरी, ये इसके प्रमुख पात्र हैं, ठीक है ना। आधे अधूरे के पात्र भी पूछे जाते हैं, इनको भी देख लेते हैं। सावित्री है, सावित्री, महेंद्र नाथ, इसके बाद इनका एक पुत्र है अशोक, अशोक लड़का है, किन्नी, बिन्नी इनके लड़की हैं। इसके बाद जगमोहन है, जगमोहन और सिंघानिया। इसके बाद है जुनेजा, ये इसके अन्य पात्र हैं। फिर आगे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है। फिर से देख लेते हैं प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के कवियों में किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है। पहला है तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा कबीरदास, चौथा है जायसी। इन महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है तुलसी सबसे ज्यादा सबसे कम महत्व किसे देते हैं, पूछ रहा है। सबसे कम महत्व किसे दिए हैं, कबीरदास को दिए हैं, ठीक है ना, कबीरदास सही हो जाएंगे। और तुलसी, सूर, जायसी इनको प्रमुख रूप से स्थान दिया है। फिर आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है। सरदार पूर्ण सिंह किस रूप में जाने जाते हैं, आलोचक के रूप में, नाटककार के रूप में, निबंधकार के रूप में या काव्यंगकार के रूप में। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है, एक निबंधकार के रूप में। पूर्ण सिंह एक निबंधकार है, ठीक है ना, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं है। पहला बड़े घर की बेटी, दूसरा मिस पद्मा, तीसरा ठाकुर का कुआं और चौथा है छोटा जादूगर। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। बड़े घर की बेटी तो है ही है, मिस पद्मा भी है, ठाकुर का कुआं है, छोटा जादूगर इनकी रचना नहीं है, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटा जादूगर इनकी रचना नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा की रचना पूछ रहा है। पहला है संस्कृति के 4 अध्याय, दूसरा कविता के नए प्रतिमान, तीसरा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, चौथा राग दरबारी। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा की रचना कौन सी है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद इनकी रचना है, तीसरा सही हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर हैं, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की है, और इसके बाद राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है, ठीक है ना। और भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद रामविलास शर्मा की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनंत शब्द की सही संधि होगी। अनंत शब्द की सही संधि होगी। अन, पहला है अन अंत, अन अंत, दूसरा है अन अंत, यहाँ पे हलंत है, अन और अंत। फिर तीसरा ऑप्शन है आ और नंत, ठीक है ना, तीसरा है आ नंत और चौथा है अनन धन ता, अनन धन ता। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। अनंत का संधि क्या होगा, अन प्लस अंत होगा, ठीक है ना, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अन प्लस अंत, तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें मिलाना है कौन किसकी रचना है, कूट नहीं लिखे हैं, देख लेते हैं किसकी है। मंगल सूत्र किसकी रचना है, प्रेमचंद्र की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है।
तमस भीष्म साहनी की रचना है, इरावती जयशंकर प्रसाद की रचना। ठीक है ना, तो कूट जो दिया रहेगा मिला लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, ठीक है ना। शरद चंद्र पहला लिखा है, शरद चंद्र, शरद चंद्र। फिर दूसरा शब्द है, शरद चंद्र पहला है, दूसरा है यानी, यानी, दूसरा है यानी, तीसरा है श्मश्रु और चौथा है कवयित्री। अशुद्ध पूछ रहा है, ठीक है ना। तो शरद चंद्र सही लिखा है, श्मश्रु ये भी सही है, कवित्री भी सही लिखा है, यानी गलत है, यानी नहीं होता है, यानी होता है, बड़ी नहीं होता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यानी होता है। फिर अगला प्रश्न है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम है। दोहा का उल्टा क्या होता है? पहला रोला, दूसरा चौपाई, तीसरा सोरठा, चौथा हरिगीतिका। तो दोहा का उल्टा क्या होता है? दोहा का विपरीत सोरठा होता है, ठीक है ना, दोहा का विपरीत सोरठा होता है। दोहा के विपरीत क्या होता है? सोरठा होता है। दोहा में क्या होता है? 13 11 मात्राएं होती, ठीक है ना, 13 और 11। इसके विपरीत सोरठा में 11 और 13 होती हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पड़ने वाले कवि का नाम है। अष्टछाप में कौन सा कवि नहीं है? कुंभन दास, सुंदरदास, नंददास या परमानंद दास। तो इनमें से अष्टछाप में कौन सा कवि नहीं है? अष्टछाप में कौन सा कवि नहीं है? अष्टछाप में कौन सा कवि नहीं है? एक मिनट।
निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पड़ने वाले कवि का नाम है। कौन सा है? अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है, ना पढ़ने वाला पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कुंभन दास है, सुंदर दास नहीं है, ठीक है ना, सुंदर दास, ठीक है। बाकी ये सारे हैं अष्टछाप में। अष्टछाप में कौन से कवि हैं देख लेते हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो कुंभन दास है, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, परमानंद दास, सूरदास पहले है, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, इसके बाद है कृष्णदास, कृष्णदास। इसके बाद कौन से हैं? ये तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, ठीक है ना, ये चारों जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इसके बाद चार इनके पुत्र विठल नाथ हैं, उनके भी हैं, ठीक है, उनके चार शिष्य हैं। उनमें कौन कौन से? गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, न गोविंद दास, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। ये चारों इनके पुत्र विठल नाथ के शिष्य हैं, ठीक है ना, विठल नाथ, विठल नाथ के शिष्य हैं। और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, तो 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना होती है। अष्टछाप के कभी याद कर लीजिए, जरूर पूछा जाता है। कुंभन दास, इसका एक सूत्र है KSPK, ठीक है ना। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। फिर अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछ रहा है, कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है कामायनी, दूसरा जैसा रामचरितमानस, तीसरा साकेत और चौथा है प्रियप्रवास। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रियप्रवास है, ठीक है ना। प्रियप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और रचना किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, ठीक है, हरिऔध। इनकी रचना को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास, इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम को दिखाया गया है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद रामचरितमानस तुलसी की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त। साकेत का नवम सर्ग पूछा जाता ना, नवम सर्ग, नवम सर्ग इसका काफी महत्वपूर्ण है, जो लक्ष्मण और उर्मिला पर आधारित है। लक्ष्मण उर्मिला इनको आधार बनाकर लिखा गया है। कामायनी में मनु, श्रद्धा, ईड़ा, मानव, कुमार है, ठीक है ना, इसके पात्र हैं, ये भी पूछे जाते हैं। कामायनी के सर्ग भी पूछे जाते हैं। 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईड़ा, ईर्षा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, तो ये भी पूछे जाते हैं। कामायनी आ गई है रचना, तो देख लेते हैं। इसके 15 सर्ग हैं, पूछे जाते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद,
ये इसके 15 सर्ग हैं, ठीक है ना। रामचरितमानस के भी पूछे जाते हैं, इसमें 7 कांड हैं, इसमें 15 सर्ग हैं और रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं? बाघ सुलू, फिर से देख लेते हैं, ये है रामचरितमानस की कांड है, ठीक है ना। बी से बाल कांड, आ से अयोध्या कांड, ए से अरण्य कांड, के से किष्किंधा कांड, यस से सुंदर कांड, यल से लंका कांड, यू से उत्तर कांड है। 60 में याद कर लीजिए। बाघ सुलू, ठीक है ना। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर का किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। फिर अगला प्रश्न है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। हारे को हरिनाम किसकी रचना है, ठीक है ना। हारे को हरिनाम किसकी रचना है? पहला मैथिली शरण गुप्त, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा वियोगी हरि और चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। तो हारे के हरिनाम किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ना। हारे को हरिनाम, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, ये इनकी रचना है, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, परशुराम की प्रतीक्षा है, इन्हीं की रचनाएं हैं, पूछी जाती हैं। फिर अगला प्रश्न है, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? पहला सागर मुद्रा, दूसरा कितनी नाव में कितनी बार, तीसरा युक्तलम और चौथा है आंगन के पार द्वार। सभी लोग बताइए किस पर मिला है? अज्ञेय को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कितनी नावों में कितनी बार रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। फिर आगे देख लेते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया? पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा सुधाकर द्विवेदी, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा है मन्नन द्विवेदी। तो द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में अपने हाथों में लिया और 1920 ईस्वी तक इसके संपादक रहे, ठीक है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार का नाम है। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? पहला मोहन राकेश, दूसरा श्रीलाल शुक्ल, तीसरा हरिपर शंकर परसाई, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। राग दरबारी किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल की रचना है, ठीक है ना। इसमें मेरीगंज नहीं, मेरीगंज तो मैलाचल में है। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, ठीक है। मोहन राकेश के नाटक पूछे जाते हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनिल, अनल, मारुत या पवन। तो इनमें से हवा का पर्यायवाची क्या नहीं है? अनल माने आग होता है, ठीक है ना, तो अनल नहीं है। अनल नहीं है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, मूक का विलोम है। मूक का विलोम क्या होता है? अमूक, सूक, वाचाल या हुक। मूक का विलोम क्या होगा? मूक माने कम बोलने वाला, वाचाल बहुत अधिक बोलने वाला, ठीक है ना। मूक का वाचाल होता है। फिर अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा महत्वपूर्ण रचना है, काफी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। कहानी, उपन्यास है, आत्मकथा है या इनमें से कोई नहीं? तो आत्मकथा नहीं है,
ये एक उपन्यास है, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है और इसकी रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं का उपन्यास है, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। चारुचंद्र लेख भी है इन्हीं का है, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, ये चारों महत्वपूर्ण रचना है इनकी, ये भी है, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, ये इनके उपन्यास हैं। फिर निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? अवधी भाषा में किसने लिखा है? केवल अवधी भाषा में, कबीर, सूरदास, तुलसी, जायसी। अवधी भाषा में किसने लिखा है? अवधी भाषा में तो दो लोगों ने लिखा है, तुलसी ने भी लिखा है, जायसी भी ने लिखा है, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है सिर्फ अवधी भाषा में किसने लिखा है, तो सिर्फ अवधी में जायसी ने लिखा है, ठीक है ना। तुलसीदास जी अवधी के साथ साथ ब्रज भाषा में भी लिखते थे, ठीक है ना, ये ब्रज भाषा में भी लिखते हैं। सूरदास केवल ब्रज भाषा में लिखते हैं। कबीरदास तो पंचमेल है, पंचमेल खिचड़ी लिखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। अब प्रेमचंद की रचना का को लिखना है क्रम से, ठीक है ना, तो क्रम से देख लेते हैं। का है गबन, खा है गोदान, गा है सेवा सदन। तो इसमें से सही करना है, कौन सा कथन सही है? पहला का खा गा यानी गबन गोदान सेवा सदन। दूसरा है गा का खा यानी सेवा सदन, इसके बाद गबन और गोदान। फिर तीसरा है खा का गा यानी गोदान गबन फिर सेवा सदन। फिर चौथा ऑप्शन है गा खा का यानी सेवा सदन गोदान और गबन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें तो मिला लेंगे ना, तो दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। पहले आता है सेवा सदन 1918 में, 1918 में आता है। गोदान सबसे लास्ट में आता है, ठीक है ना। इस सेवा सदन के बाद गबन आता है और सबसे लास्ट में गोदान आता है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है। किसकी रचना है? ए सूरदास, दूसरा कुंभन दास, तीसरा मीराबाई, चौथा तुलसीदास। किसकी रचना है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? मीराबाई की है, ठीक है ना, मीराबाई की रचना है, तीसरा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड इसका दूसरा क्या नाम है? परमाल रासो, बीसल देव रासो, कुमार रासो या हमीर रासो। आल्हा खंड का क्या नाम है? आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या रहता है? परमाल रासो, ठीक है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा। परमाल रासो किसकी रचनी है? तो जगनिक की रचना है परमाल रासो, पूछा जाता है। बीसल देव रासो नरपति नाल है, नरपति नाल है, ये भी पूछा जाता है। कुमार रासो दलपति विजय, याद कर लीजिए, दलपति विजय। हमीर रासो सारंगधर। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती? पश्चिमी बोली की बोली कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा है, अवधी, बुंदेली या कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी में पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है। अवधी पूर्वी हिंदी में, ठीक है ना, पूर्वी हिंदी में कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी देख लेते हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी,
छत्तीसगढ़ी, ये किस में आते हैं? पूर्वी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी में तो ये है, ये ब्रजभाषा है, ये एक हो गई पश्चिमी हिंदी में बुंदेली है, कन्नौजी है, और बिहारी हिंदी में क्या है? बिहारी। इससे भी पूछता है मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये भोजपुरी, ठीक है ना, ये बिहारी हिंदी में आता, तो ये भी पूछ लेता कभी कभी, ठीक है। खड़ी बोली में कौन, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी में 5 हैं। पहला है कौरवी है, देख लेते हैं उसको भी। पश्चिमी हिंदी की पूछा है, देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत कौरवी या खड़ी बोली, ठीक है ना, कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं। कौरवी हो गया। इसके बाद क्या है? हरियाणवी यानी बांगरू, हरियाणवी यानी कि बांगरू। और इसके बाद तीसरा है दक्षिणी है, ठीक है ना, दक्षिणी है। और फिर है ब्रजभाषा है, बुंदेली है, ठीक है ना, ये हो गई ब्रजभाषा और बुंदेली। फिर अगला प्रश्न है, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? कबीरदास, सूरदास, सरहपाल या विद्यापति। अधिकांश विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरहपाद को माना है, ठीक है ना, तीसरा सही हो जाएगा, सरहपाद को माना है। और इनकी रचना है दोहा कोश, दोहा कोश, सरहपाद, दोहा कोश, चर्यापद। फिर अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम। खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो खड़ी बोली में सबसे पहले किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है, ठीक है ना, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। खड़ी बोली में सबसे पहले अमीर खुसरो ने लिखा है। और इनका जन्म एटा जिले में हुआ था, एटा जिला में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। फिर आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। विशेषता कौन कौन सी है? इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान हैं। दूसरा है, इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। तीसरा है, इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रजभाषा में रचनाएं की हैं। और चौथा है, इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। इसमें से कौन सी सही हो जाएगी? कौन सी गलत है? ठीक है ना, गलत पूछ रहा है, गलत विशेषता चुनना है। तो अवधी एवं ब्रजभाषा, ये वाला गलत है, ठीक है ना। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रजभाषा में रचना की, केवल अवधी भाषा में रचना किए हैं। सूफी काव्य धारा के कवियों ने केवल अवधी भाषा में ही रचना की है। फिर अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? सिद्ध सामंत काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, तो ये सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल कहा है, बीज बपन काल। राम कुमार वर्मा ये क्या कहते हैं? राम कुमार वर्मा संधि काल एवं चारण काल कहते हैं। राम कुमार वर्मा संधि काल एवं चारण काल कहते हैं।
संधि काल या चारण काल। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं, ये वीर काल कहते हैं, वीर काल। फिर अगला प्रश्न है, जगदीश शब्द का सही, जगदीश शब्द का सही संधि होगी। पहला है जगत ईश, जगत ईश, यहाँ पे हलंत रहेगा। फिर दूसरा है जगत ईश, ठीक है ना, पहले में हलंत नहीं, जगत ईश। पहला है जगत ईश, दूसरे में हलंत है जगत ईश, तीसरा है जगत ईश, और चौथा है जगद ईश। कौन सा सही हो जाएगा, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत और ईश। दूसरा सही हो जाएगा जगत ईश होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था। पहला सोहनलाल द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है, तो मैथिली शरण गुप्त सही हो जाएगा, चौथा। फिर अगला प्रश्न है, संशय की आ एक रात के लेखक हैं। संशय की एक रात के लेखक हैं, मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमी, नरेश मेहता। संशय की एक रात के लेखक है नरेश मेहता, ठीक है ना, नरेश मेहता की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या अकविता। तो तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद से है, ठीक है ना, प्रयोगवाद से, दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द होगा, जो पहले कभी ना हुआ हो, अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही हो जाएगा, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व कहलाएगा, ठीक है, अभूतपूर्व सही हो जाएगा। इसके बाद है, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है। बाल्टी किस तरह का शब्द है, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। बाल्टी किस प्रकार का शब्द है, विदेशज शब्द है, ठीक है ना, विदेशज शब्द है, विदेशज सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है। भट्टलोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक, अभिनव गुप्त। तो कौन से नहीं है, भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याता कौन नहीं है, क्षेमेंद्र नहीं है, ठीक है ना, भट्टलोलट है, भट्ट शंकुक है, भट्टनायक है और अभिनव गुप्त है। इनकी जगह भट्टनायक है, भट्टनायक है चौथे, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, कालिदास की रचना रघुवंश है। रघुवंश है एक खंड काव्य, एक मुक्तक काव्य, एक गीति काव्य, एक महाकाव्य। कालिदास की रचना रघुवंश क्या है, एक महाकाव्य है, ठीक है ना, रघुवंश महाकाव्य है। फिर अगला प्रश्न है, बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली नाटिका। तो बनारसी दास जैन ने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी थी, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के
एक से अधिक अर्थ हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है जिसमें एक ही पंक्ति के एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उसमें कौन सा अलंकार होता है? पहला रूपक, अनुप्रास, यमक या श्लेष। तो श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होने पर यमक श्लेष अलंकार होता है। और फिर अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? भूषण, केशव, देव या पद्माकर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? केशव दास को कहा है, ठीक है ना। इनकी रचना कौन कौन सी है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, ये इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है ना। ये भी पूछ लिया जाता है। फिर अगला का प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम परिभाषा के प्रस्तोता हैं पंडित राज जगन्नाथ, भामा, दंडी या विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य परिभाषा के प्रस्तोता कौन है? तो विश्वनाथ का है, ठीक है ना। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है। भामा का शब्दार्थ सहित अलंकार है। फिर रसों के संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? 23, 27, 33 या 37। रसों के संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? रसों के संचारी भाव कितने मारे गए हैं? 33 मारे गए हैं, ठीक है ना, 33। फिर अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने एको रसा करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? कालिदास, भवभूति, माघ या भास। तो कौन सा सही हो जाएगा? एको रसा करुण एव कहकर करुण रस को रसराज किसने घोषित किया है? भवभूति ने घोषित किया, ठीक है। उत्तर रामचरितम इनकी रचना है। फिर अगला प्रश्न है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। परमाल रासो किसकी रचना है? पहला है नरसिंह भट्ट, दूसरा जगनीक, तीसरा हेमचंद, चौथा सारंगधर। तो परमाल रासो भी पीछे भी पूछी जा चुकी है। परमाल रासो जगनीक की रचना है, ठीक है ना। इसका एक नाम आल्ह खंड भी है, आल्हा खंड इसका एक नाम है। फिर अगला प्रश्न है, पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप होगा। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप होगा। पहला पितृ, पितरा, पितरा या पितारा। तो कौन सा हो जाएगा? पिता, पितरो, पितरा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, नीलोत्पल शब्द में समास है। नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो नीलोत्पल में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। नीला कमल, नीला कमल, ठीक है। नीलोत्पल नीला और कमल। विशेषण विशेष, ठीक है। विशेष से विशेषण का संबंध होता है या उपमेय उपमान का संबंध होता है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। स्त्रीलिंग क्या है? धुआं उठ रहा है, संध्या हो गई है, भत्ता आ गया, धावा बोल दिया। तो संध्या हो गई ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। बोल के देखिए, याद आ जाएगा। तो ये हो गए 85 प्रश्न थे कुल, और TGT 2021 का साल प्रश्न था। इसके बाद फिर अगले वीडियो में
फिर एक नए टीचीटी पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।